हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और यहाँ पर हम 10th क्लास की एनसीईआरटी से ज्योग्राफी का चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है एग्रीकल्चर। ये जो टॉपिक है हमारा काफी लेंथी टॉपिक है, तो हम इसको 2 लेक्चर में कवर करेंगे। एक तो हम ये वाला, इसमें मेजर पोर्शन आपका हो जाएगा, बट एक और लेक्चर आएगा, छोटा सा लेक्चर आएगा, जिसमें आपको बाकी का हम कवर करेंगे, क्योंकि काफी लेंथी टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है। बट ये लेक्चर देखने के बाद आपको सब चीजें बहुत ही अच्छे से समझ आएंगी। किस टाइप की सॉइल में किस टाइप की क्रॉप होती है, इंडिया में कौन कौन सी क्रॉप कहाँ पर होती है। आप सभी को पता होगा हमारी जो इंडिया है उसमें मेजर पोर्शन जो पॉपुलेशन का है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर में एंगेज है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर काफी ज्यादा होता है और उसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। इंडिया में अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एक एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है और इंडिया की 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। काफी सारी पॉपुलेशन है जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ओके, अपने लिविंग के लिए किस चीज पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर। और काफी सारी पॉपुलेशन ऐसी भी है जो एग्रीकल्चर भी कर रही है और साथ में अदर एक्टिविटीज भी कर रही है, लाइक बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और साथ में एग्रीकल्चर भी है। ठीक है, तो इस दोनों तरह की पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे। और इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन जो है, 2/3 हिस्सा हमारी जो पॉपुलेशन का वो किसमें एंगेज है, एग्रीकल्चर में एंगेज है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। आपको मैंने फॉरेस्ट रिसोर्सेज वाले चैप्टर में बताया था कि फॉरेस्ट हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है, मतलब जो प्लांट्स वगैरह है वो प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या प्राइमरी एक्टिविटी आपकी क्या होती है, फॉरेस्ट है। सेम उसी तरह से जो प्लांट ग्रो करते हैं ना एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर भी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है। इसका जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम फूड कंज्यूम करने में यूज करते हैं या अदर जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उनमें यूज किया जाता है। ठीक है, जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो आपके इंडस्ट्रीज वगैरह में भी यूज होते हैं। हमारे यहाँ पे फूड क्रॉप्स उगाई जाती हैं, इसके अलावा नॉन फूड क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सभी नॉन फूड क्रॉप्स हैं। सिल्क हो गया, तो ये जो सिल्क, रबर, कॉटन, जूट, ये सारी जो है इनका हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। और कॉटन से हम कुछ चीजें बनाते हैं, या हम जूट से रस्सी वगैरह बना लेते हैं, या सिल्क से हम साड़ी वगैरह क्लॉथ्स बनाते हैं। तो बेसिकली ये नॉन फूड क्रॉप्स भी हमारे यहाँ पे उगाई जाती हैं। और हम बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, तो हमारे यहाँ पे टी है, कॉफी है, स्पाइसेस हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट होते हैं। टी हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स के बाद आया, बट हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा टी का प्रोडक्शन होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स में होता है, साउथ में भी होता है। तो ये जो आपका टी है वो इंडिया में कंज्यूम भी किया जाता है, उसके बाद हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हम उतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ पे कंजम्पशन भी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा होता है, बट हमारी कंट्री में चाय, जैसे आपने देखा हो ना, हर टाइम चाय पीना है। ठीक है, सुबह दोपहर शाम रात 4-4 6-6 बार चाय पीना है। तो बेसिकली टी का कंजम्पशन हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा होता है, इसी वजह से एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो पाता है। कॉफी हमारे यहाँ पे साउथ में ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है और इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता, बट स्टिल कॉफी का एक्सपोर्ट हम करते हैं। स्पाइसेस के बारे में तो आपको पता ही होगा, एंशियंट टाइम से हमारे यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह जो है वो उगाए जाते हैं, बहुत पुराने टाइम से। और स्पाइसेस हमारे यहाँ से, जैसे आपको पता होगा जब फ्रेंच इंडिया पे आए थे या पुर्तगालीज आए थे, तो बेसिकली ये जो थे इन्होंने जैसे ब्रिटिशर्स भी आए उसके बाद, तो ये सब चीजें क्यों स्टार्ट हुई, स्पाइसेस यहाँ से ले जाके वो बाकी कंट्रीज में सेल करते थे, यूरोप में सेल करते थे, और उसके बाद उनको अच्छा खासा दाम मिलता था। तो बेसिकली स्पाइसेस की वजह से ही आए थे और फिर बाद में पूरा का पूरा इंडिया को कॉलोनी तक बना लिया गया। ठीक है, फिर हमें इंडिपेंडेंस मिली। तो बेसिकली ये बात कहना है कि स्पाइसेस जो है हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ओके और अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, तो यहाँ पे 2 टाइप की फार्मिंग आपको मिलेगी। तो ये हमें ऑलरेडी 7th 8th 9th में आपने पढ़ रखा है कितने टाइप की फार्मिंग होती है। तो 2 टाइप की फार्मिंग आपको मिलेगी इनिशियली, फिर उसमें 2 में और भी आप देखेंगे। तो इंडिया में जो फार्मिंग है या एग्रीकल्चर है वो कब से चला आ रहा है, पुराने टाइम से चला आ रहा है, ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इन द ईयर्स क्या हुआ है, कल्टिवेशन मेथड्स चेंज हुए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता चला तो हम टेक्नोलॉजी को यूज करने लगे फार्मिंग में। जैसे कि अभी आपने देखा होगा ड्रोन से सिंचाई की जाने लगी, इरिगेशन ड्रोन से होने लगा है। ठीक है, तो ड्रोन से इरिगेशन के कितने सारे फायदे होने लगे हैं, सर्विलेंस वगैरह ड्रोन वगैरह से होता है, ये तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा हमने ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, ये बड़ी बड़ी जो मशीनरीज हैं वो यूज की। पहले हमारे यहाँ क्या होता था, इस तरह से बैल से हम करते थे। ठीक है, इस तरह से फार्मिंग करते थे, घर की जो पूरे के पूरे जेंट्स और लेडीज जो है वो सब फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते थे। तो ये इस तरह से होती थी। और अब कैसे होने लग गई, अब आपको पता ही चल गया है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी, हमारे यहाँ पे जो फार्मिंग के मेथड है वो भी
भी चेंज होने लगे। तो इनिशियली हम बात करें तो फार्मिंग जो है वो दो टाइप की है, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस में क्या होता है, बेसिकली उतनी ही फार्मिंग की जाती है जितनी अपनी फैमिली के लिए काम चल जाए, मुझे मेरे परिवार को खाने के लिए मिल जाए, इतनी ही फार्मिंग करनी है। कमर्शियल का मतलब है हम उसको सेल करने के लिए फार्मिंग कर रहे हैं, अपने बिजनेस की तरह यूज कर रहे हैं, इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो दो टाइप की फार्मिंग आपने यहाँ पे देख ली। अभी हम बात करें इंडिया में कौन सी वाली होती है, तो दोनों टाइप की होती है। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फार्मिंग होती है। किस तरह की जरूरत है और किस टाइप की लैंड है उस पर डिपेंड करता है, कितनी लैंड है उस पर डिपेंड करता है। तो क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें फार्मिंग का, तो बेसिकली आपकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग है और कमर्शियल फार्मिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर लिख लेना यहाँ पे, ये मिसप्रिंट है, रिसोर्सेज है एग्रीकल्चर। तो सब्सिस्टेंस और कमर्शियल दो तरह की है। ठीक है, कमर्शियल में आप देख रहे हो जैसे कि आपके बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, उनमें ट्रैक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, मशीनरी यूज करते हैं। और सब्सिस्टेंस में छोटी लैंड होती है, उसमें लेबर जो है वो एंगेज होती है, पूरी फैमिली के सभी लोग एंगेज होते हैं। सब्सिस्टेंस में आपके और टाइप भी आते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। प्रिमिटिव मतलब जो प्रिमिटिव टूल्स है ना, उनसे हम फार्मिंग करते हैं, तो उसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग है तो आप कितने से अपनी से फैमिली के लिए अकेला क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो फैमिली के लिए कर रहे हो तो स्मॉल लैंड होगी। क्यों करोगे फैमिली के लिए? अगर आपके पास छोटी सी जमीन होगी, इतना सही है जिसमें खुद का ही काम चल रहा है, तभी तो करोगे। अगर ज्यादा लैंड होती तो फिर क्या करते आप, फिर सभी के लिए प्रोड्यूस कर लेते, मतलब सेल करने के लिए भी प्रोड्यूस कर सकते थे। तो बेसिकली सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक रीजन क्या होता है कि स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड होती है और पुराने पुराने प्रिमिटिव टूल से, जैसे कि जो होए डो और ये आपकी डिगिंग स्टिक्स होती हैं, ये जो गेती फावड़े वगैरह होते हैं, इनसे हम फार्मिंग करते हैं। ओके, और नए नए जो टूल्स हैं वो यूज नहीं करते। तो इस तरह की फार्मिंग जो होती है वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस होती है, जिसमें प्रिमिटिव टूल्स वगैरह से फार्मिंग की जाती है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे की जाती है। बड़ी लैंड पे करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो बहुत सारी लेबर रिक्वायरमेंट होगी। तो बड़ी लैंड पे करना है तो जनरली जो टेक्नोलॉजी की वजह से हमें जो ट्रैक्टर हार्वेस्टर वगैरह मिले, ये मशीनरी, उनका यूज किया जाता है ना। और फैमिली के पूरे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि ये जनरली बैल वगैरह से होता है। ठीक है, ये जो लेडीज है उनकी जगह पे बैल होते हैं और पहले इसी तरह से किया जाता था। ठीक है, और इवन जिसके पास बैल नहीं होते थे वो इस तरह से करते थे, जिनके पास होते थे तो उनसे करते थे। ठीक है, तो बेसिकली बुल वगैरह से भी फार्मिंग की जाती थी और अभी भी की जाती है। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मॉनसून। अब ये वाली फार्मिंग है, इसमें आप देखो पुराने टूल से कर रहे हो, ट्रैक्टर वगैरह तो ले नहीं पा रहे हो, या फिर इतना पैसा नहीं है कि ट्रैक्टर वगैरह ले सके। तो अब ट्रैक्टर वगैरह नहीं ले सकते तो फिर आपका ऑब्वियसली क्या है कि आपको प्रिमिटिव टूल से यूज करना पड़ेगा, फार्मिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे मॉनसून पे भी डिपेंड होती है। आपके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, ट्यूबवेल वगैरह, अगर उसकी फैसिलिटी होती तो ट्यूबवेल वगैरह करवा सकते थे, बट छोटे से लैंड पे, स्मॉल लैंड पे की जाती है तो मॉनसून पे डिपेंड होता है। ट्यूबवेल्स वगैरह भी, उतना पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये सब चीज किस पे डिपेंड है, मनी पे। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो पैसा तो फिर आप ये सब भी लगा सकते हो और ये सब यूज कर सकते हो, तो फिर थोड़ा सा प्रोडक्शन हाई हो जाएगा। तो ये जो फार्मिंग है वो किस पे डिपेंड है, मॉनसून पे डिपेंड है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे डिपेंड है। आप यूरिया वगैरह जो भी फर्टिलाइजर्स हैं वो नहीं मिला रहे हो, उसकी जगह आप जो नेचुरली फर्टाइल होती है सॉइल उसी से काम चला रहे हो। ठीक है, या मैन्योर्स वगैरह थोड़ा बहुत मिला रहे हो। और यहाँ पे जो एनवायरमेंट कंडीशन पर भी काफी डिपेंड होती है। तो डिपेंड होती है मॉनसून पे, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सॉइल किस तरह से फर्टाइल रहती है, कौन कौन सी सॉइल फर्टाइल है, इससे भी आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सी फार्मिंग होती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस है उसी का ही एक टाइप है, या उसी का ये नेम है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। मतलब एक इस टाइप का भी एग्रीकल्चर होता है। स्लैश एंड बर्न, यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा, कट करना एंड बर्न करना, जला देना। तो बेसिकली क्या होता है, स्मॉल पैच ऑफ लैंड जैसे कि फॉरेस्ट है, उसका कुछ एरिया जो है उसको क्या किया, काट दिए गए, वहां से पेड़ जो है, जो भी प्लांट्स है उन सबको कट कर दिया गया और उसके बाद वो जो जगह है उसको जला दिया गया, जैसे कि प्लांट्स वगैरह सब खत्म हो जाए। ठीक है, तो प्लांट्स वगैरह को हटा दिया गया। वो जो लैंड मिल गई, उस लैंड पे फिर फूड क्रॉप वगैरह है उसको प्रोड्यूस किया, जिससे कि अपनी और अपनी फैमिली का काम चलाया जा सके। इस तरह से फार्मर्स इसको प्रोड्यूस करते हैं। इससे क्या होता है, बेसिकली काफी सारे लॉसेस भी हैं इसके। तो इस तरह से 2-4 साल वो फार्मिंग करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है। ऑब्वियसली बार बार क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हो तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर उस फॉर्म को वहीं पे छोड़ देते हैं, उस पर फिर कुछ नहीं करते क्योंकि फर्टाइल ही नहीं बची सॉइल, तो उस पर प्रोडक्शन नहीं करते। फिर क्या करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं और दूसरी जगह पे फिर इसी तरह से पेड़ काटते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, उस पर भी उसको जला देते हैं उस जगह को, फिर उस पर क्रॉप उगाते हैं और क्रॉप उगाने के बाद
3-4 साल ऐसे ही चलता है, फिर तीसरी जगह पे चले जाते हैं। और तीसरी जगह के बाद फिर जब ऐसा होता है ना कि जो ये जो सॉइल जिसको छोड़ा था पहले वो फर्टाइल हो गई, तो फिर वापस वहां पे आके भी फार्मिंग कर लेते हैं। तो इस तरह की फार्मिंग होती है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, ठीक है। ये एक टाइप है ऑफ शिफ्टिंग अलाउ, बेसिकली एक टाइप ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस है। इसमें क्या होता है, ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, शिफ्टिंग की वजह से क्या होता है, जो आपने प्लांट्स वगैरह उनको कट किए, ठीक है, तो जो फर्टिलिटी है वो आपने नेचुरल फर्टिलिटी की वजह से उस सॉइल को छोड़ दिया और दूसरी जगह पे आप करने लग गए, तो इससे फॉरेस्ट वगैरह काफी ज्यादा खत्म, फॉरेस्ट जो डिफॉरेस्टेशन काफी ज्यादा हुआ, फॉरेस्ट काफी खत्म हो गए। और लैंड प्रोडक्टिविटी की बात करें तो आपका जो ये जो लैंड है इस तरह के एग्रीकल्चर में, वो लैंड प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि आपने जो फर्टिलाइजर्स है उनको यूज नहीं किया। तो आपने उस जैसे कि हम फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं, तो जो सॉइल है वो वापस से फर्टाइल हो जाती है, तो यहाँ पे उसकी जगह आप छोड़ के चलेगा और वो नेचुरली फर्टाइल होगी, तब जाके उसमें करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। और इस जो फार्मिंग है इसको हमारी कंट्री में काफी अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसको नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है झूम कल्टीवेशन या झूमिंग। झूम कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बोला जाता है, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड वगैरह, यहाँ पे झूमिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन बोला जाता है। बाकी मणिपुर, ये भी आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, यहाँ पे पामलो बोला जाता है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे दीपा बोला जाता है, दीपा, ठीक है। ये भी काफी गरीबी वाला एरिया है बस्तर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे दीपा बोला जाता है इसको, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार में भी इसको दीपा बोला जाता है। इसके अलावा हम बात करें क्या इंडिया में ही होती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज होती है। जैसे कि सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में इसको क्या बोलते हैं, मिल्पा बोलते हैं। वेनेजुएला में कोनुको बोलते हैं। ब्राजील में रोका, सेंट्रल अफ्रीका में मैसोल, ठीक है। सेंट्रल अफ्रीका में क्या बोलते हैं, मैसोल। ये सब नेम आपके बुक में दे रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, पूछे जा सकते हैं, ओके। इंडोनेशिया में लदंग और वियतनाम में रे, ये इसके नेम है, कुछ अलग अलग नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को इन नाम से जाना जाता है। झूमिंग कल्टीवेशन ये आपको याद रखना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको नाम याद रखना है। मध्य प्रदेश में इसको ढैया या वेवार नाम से जानते हैं, वेवार या ढैया मध्य प्रदेश में, पोड़ू पेंडा आंध्र प्रदेश में, पामाधावी या कोमान जो है और ब्रिंगा उड़ीसा में बोला जाता है। कुमारी वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है वहां पे क्या बोलते हैं, कुमारी इसको बोला जाता है। वालरे और वाल्ड्रे ये साउथ ईस्टर्न राजस्थान के साउथ ईस्टर्न जो एरिया है उसमें वालरे या वाल्ट्रे बोला जाता है। खील जो हिमालयन बेल्ट है वहां पे खील बोला जाता है, हिमालय वाला उत्तराखंड वाला जो रीजन हो गया वहां पे, ये जो हिमालय वाला जितना भी रीजन है उन सभी में खील बोला जाता है। कुरुवा जो है वो झारखंड में बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बोलते हैं। तो इतने सारे नेम है, इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो फिर आपको याद हो जाएंगे। झूम कल्टीवेशन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर बात करें अब ये फार्मिंग होती है क्या, तो हाँ होती है, बट अब कम हो गया है, क्योंकि इतना फॉरेस्ट लैंड बची नहीं है, जितनी भी बची है उसको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह में कन्वर्ट कर दिया, तो गवर्नमेंट उसको बचाने की कोशिश कर रही है, तो इसी वजह से ये फार्मिंग थोड़ी कम हो गई है, बट ऐसा नहीं कि खत्म हो गई, ठीक है। अब दूसरा आपका आता है सब्सिस्टेंस में ही इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। तो सब्सिस्टेंस तो है, बट क्या है कि यहाँ पे बेसिकली कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह भी हम यूज कर लेते हैं। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में क्या होता है, स्मॉल लैंड ही है, ठीक है। तो अब जैसे आप देखो कि पॉपुलेशन ग्रो हो गई और लैंड क्या है, कम ही है, तो लैंड पर ज्यादा पॉपुलेशन है, तो ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से उस लैंड पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है कि एक फैमिली में 50 लोग हैं, ठीक है, ये एक फैमिली में 40 लोग ही मान लो, ये आपके फादर थे, फादर के बाद ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर आप, तो उनके ग्रैंडफादर के 4 बच्चे थे, वो जो लैंड थी वही 4 बच्चों में डिवाइड हो गई, ठीक है, उनकी अपनी अपनी फैमिली हो गई सबकी, फिर उन 4 के फिर 2-2 बच्चे हुए, ठीक है, तो उन सब में डिवाइड हो गई। तो क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे लैंड का साइज छोटा होता गया और ज्यादा लोग डिपेंड है उस छोटी सी लैंड पे, बट प्रोडक्शन करना है क्योंकि सबकी नीड पूरी करनी है, सबके लिए क्योंकि जॉब्स वगैरह या अदर आपके पास रिसोर्स नहीं है इनकम का, तो उसी लैंड से इतना प्रोड्यूस करना है कि सबका काम चल सके, ठीक है, सबके लिवलीहुड के लिए उसी लैंड से प्रोड्यूस करना है। अब उसी इतनी सी लैंड से सबके लिए प्रोड्यूस करना है, तो उस पर क्या प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो हाई पॉपुलेशन प्रेशर है लैंड पर, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह की जो फार्मिंग होती है उसमें क्या होता है, आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना होता है स्मॉल लैंड से ही। तो यहाँ पे हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन जो है वो यूज किया जाता है,
किस लिए? हाई प्रोडक्शन के लिए। अगर हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी हो जाए, इरिगेशन हो जाए, तो हम प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं, है ना। दूसरी चीज क्या है? बायोकेमिकल इनपुट्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि जो भी आपका होम वेस्ट, जो आपका मैन्योर होता है उसको यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा हाई यील्ड, बेसिकली आप उसमें सीड्स जो है, हाई वैरायटी ऑफ सीड्स, वो भी यूज कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर्स, यूरिया वगैरह ये भी मिला सकते हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जो ही मैंने आपको बताया कि ग्रैंडफादर वगैरह ये है, तो इसकी वजह से क्या हुआ? डिवीजन ऑफ लैंड हो गया, सक्सेसिव जनरेशन तक देखा गया, तो फिर वो क्या हो गया? धीरे 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 छोटी सी लैंड कम पड़ गई और लोग ज्यादा हो गए, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से तो छोटी सी जगह में ही आउटपुट ज्यादा चाहिए, और इसी वजह से इस पे छोटी सी लैंड पे ही प्रेशर काफी, पॉपुलेशन प्रेशर काफी ज्यादा हुआ, और यहाँ पे एनॉर्मस प्रेशर है इस एग्रीकल्चरल लैंड पर। समझ आ गया? तो इसको इंटेंसिव एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में बेसिकली क्या होता है? आप पैसा कमाने के लिए फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है। पैसा कमाने के लिए मतलब आप उसको अपनी नीड के लिए तो यूज कर ही रहे हो, साथ में उसके बाद उसको सेल भी कर रहे हो, ठीक है। सेल कर रहे हो, तो इसीलिए इसको कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। इसमें आपको क्या चाहिए होता है कि सीड्स बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी तो आप उसका आपसे कोई खरीदेगा तो कब खरीदेगा? जब अच्छी वेराइटी ऑफ सीड्स आपने यूज किया हो, अच्छा खासे सीड्स यूज किए हो, ठीक है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज किए जाते हैं। इसके अलावा हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, आप ये सब चीजें मिलाते हो, जैसे कि यूरिया वगैरह, ये सब चीजें मिलाई जाती हैं। पेस्टिसाइड्स वगैरह जो दवाई वगैरह छिड़कते हैं जिससे कि क्रॉप खराब ना हो, कीड़े वगैरह ना लगे, ये सब होता है। फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं, तो इस तरह की चीजें मिलाई जाती हैं जिससे कि प्रोडक्शन हाई हो और क्वालिटी भी उसकी अच्छी हो, ठीक है। तो ये सब चीजें मिलाया जाता है। डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ये ऐसा नहीं है कि एक क्रॉप जो है किसी स्टेट में वो सब्सिस्टेंस क्रॉप भी हो सकती है, दूसरे स्टेट में वो कमर्शियल क्रॉप भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम राइस की बात करें तो राइस हरियाणा और पंजाब में किस तरह का है? कमर्शियल क्रॉप है। वहां पे इसको सेल किया जाता है, इतना प्रोडक्शन किया जाता है कि वहां से फिर सेल करते हैं, अपनी नीड तो हो जाती है पूरी, सेल भी किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में राइस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं किया जाता, वहां पे ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है, वहां पे उतनी ही क्रॉप होती है जितना खुद के लिए खुद कंज्यूम कर सके। राइस जो है, राइस में ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। राइस के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। कमर्शियल फार्मिंग में अगर हम आगे बात करें तो प्लांटेशन इसका एक और टाइप है। प्लांटेशन में आप बड़े बड़े प्लांट्स ग्रो करते हो, बेसिकली सिंगल क्रॉप ग्रो करते हो एक लार्ज एरिया में, ठीक है। सिंगल, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ये शुगर केन वगैरह की फार्मिंग करें, बनाना की फार्मिंग करें, तो ये सब जो चीजें हैं वो प्लांट्स हम ग्रो करते हैं एक लार्ज एरिया में, और सिंगल टाइप का ही क्रॉप ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्लांटेशन है वो एक इंटरफेस है ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब ये जो प्लांटेशन करते हैं वो किस लिए करते हैं? आप रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री में यूज किया जा सके, जैसे कि शुगर केन हो गया, तो शुगर केन का हम यूज क्यों प्रोडक्शन करेंगे? तो उससे शुगर बनाई जा सके, या गुड़ बनाते हैं हम शुगर केन से, तो ये सब चीजें जो है वो शुगर केन से हम बनाते हैं। तो ये इंडस्ट्री में जाएंगे, और इंडस्ट्री में फिर वहां पे उस पर जो भी जिस तरह की भी चीजें बनानी है वो चीजें बनती है, और फिर उसके बाद मार्केट में सेल होती है। तो इसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच का बेसिकली इंटरफेस है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, उसको इंडस्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? लार्ज लैंड की आपको रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग है, आपको समझ ही आ गया, इसमें लार्ज लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा बड़ा एरिया चाहिए होगा, नहीं तो प्रोडक्शन हाई कैसे होगा। तो लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड चाहिए। कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स होता है, मतलब कि इसमें पैसा आपको पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इसमें काफी आपको लेबर की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिक, क्योंकि क्या होता है, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, जैसे कि आपने क्रॉप में भी देखा था, तो हम उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह मिलाते हैं, तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव करना होता है, जैसे कि खराब ना हो, या कुछ भी प्लांट खराब हो रहा है तो उसको देखो, तो इस तरह की सब चीजें होती है। तो लेबर्स वगैरह चाहिए होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा करना होता है, और लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड चाहिए होती है, ठीक है। जितने लार्ज लैंड पर आप प्लांटेशन कर रहे हो उतनी ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्वियस है, 2-4 लोगों से तो काम चलेगा नहीं, है ना। और जो भी प्रोड्यूस होता है वो ज्यादातर किस काम में आता है? रॉ मटेरियल होता है इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। जो जैसा भी प्रोड्यूस है वैसी इंडस्ट्री में चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कमर्शियल फार्मिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपका, अगर इंडिया में हम देखें तो कॉफी होता है, टी होता है, रबर होता है, शुगर केन होता है, बनाना, ये सब चीजें जो है वो कैसी कमर्शियल फार्मिंग का पार्ट होती है, कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये टी है, टी अब जितना भी प्रोड्यूस करेंगे वो एक फैमिली खा लेगी क्या? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे? उसको फिर बाद में सेल किया जाता है, ठीक है।
तो इस तरह से टी का प्रोडक्शन किया जाता है। रबर का प्रोडक्शन, ऐसे आप देख रहे हो ये बड़े बड़े से प्लांट्स है और यहाँ पे एक बाउल लगा दिया और इसको कट करके इसमें से देखो रबर निकल रही है, तो इस तरह से रबर होती है। शुगर केन हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, बनाना का प्रोडक्शन होता है। तो ये सब चीजें जो है वो कैसे प्लांटेशन क्रॉप्स है। ओके, इसको बेसिकली सेल करने के लिए यूज करते हैं, इसको बिजनेस वगैरह के लिए आप किसी एक इंडस्ट्री में जाके दे सकते हो। जैसे शुगर केन है वो हम किसी इंडस्ट्री में भेज देते हैं, वहां इंडस्ट्री में उसमें फिर गुड़ वगैरह या शुगर वगैरह ये सब बनाई जाती है। ओके, अगर हम बात करें टी की तो असम और नॉर्थ बंगाल और यहाँ पे आपका जो है टी का प्रोडक्शन होता है, असम में होता है, दार्जिलिंग में होता है, ठीक है, आपने ये सुना होगा। और नॉर्थ बंगाल वगैरह में भी टी का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। कॉफी का प्रोडक्शन साउथ में ही सीमित है, कॉफी का प्रोडक्शन कर्नाटका में होता है। प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, मेनली मार्केट के लिए होता है, होम यूज के लिए नहीं करते, इसीलिए कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है ये। और यहाँ पे इसको सेल करने के लिए अब देखो आप किसी इंडस्ट्री में ये जो प्रोड्यूसर उसको पहुंचा रहे हो, तो जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो काफी अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन कनेक्टिंग बेसिकली एंड कम्युनिकेशन काफी अच्छा होना चाहिए, तो प्लांटेशन एरियाज को जो कनेक्ट कर सके, ठीक है, मतलब बेसिकली कम्युनिकेशन और नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट काफी अच्छा होना चाहिए। प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइक इंडिया में प्रोडक्शन तो आपने कर लिया शुगर केन का, लेकिन कोई इंडस्ट्री ही नहीं है जो शुगर केन से शुगर बना सके, तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज जो है वो एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसके अलावा मार्केट भी, मार्केट में डिमांड होगी उसी से तो आप प्रोडक्शन करोगे। लाइक आपने बहुत सारी चीज प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है, बहुत सारा शुगर केन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन मार्केट में डिमांड ही नहीं है, ठीक है। तो ये मार्केट जो है और जो प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, किस टाइप का क्रॉपिंग पैटर्न है, तो फिजिकल डाइवर्सिटी है और कल्चरल डाइवर्सिटी भी है हमारे यहाँ पे। यही एक रिफ्लेक्ट होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में और क्रॉपिंग पैटर्न में, ठीक है। जो फिजिकल डाइवर्सिटी और हमारा जो कल्चर है वो डिफरेंट है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा उसी पर ही डिपेंड है, वो ही दिखता है हमारे किसमें, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, ठीक है, किस तरह का क्रॉपिंग पैटर्न होगा इंडिया में। हमारे यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड फाइबर क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती हैं, वेजिटेबल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, स्पाइसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हमारे इंडिया में ग्रो की जाती हैं और इम्पोर्टेंट क्रॉप ग्रो की जाती है हमारे इंडिया में काफी सारी। इंडिया में अगर हम बात करें तो 3 टाइप का क्रॉपिंग सीजन होता है, 3 टाइप के क्रॉपिंग सीजन, जिसमें कि एक रबी है, खरीफ है और जायद है। रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप, इन सभी को हम एक एक करके पढ़ते हैं। खरीफ और रबी यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि पैडी जो होता है वो खरीफ क्रॉप होता है, मेज खरीफ क्रॉप होता है, राबी आपका वीट जो है वो राबी क्रॉप है, बार्ले आपका राबी क्रॉप है, ठीक है। ये सभी आप देख सकते हो। बाजरा जो है वो खरीफ क्रॉप है और ज्वार जो है वो भी खरीफ क्रॉप है, ठीक है। ग्राम, बीज, ये सारी रबी क्रॉप है। तो अब एक एक करके समझते हैं। रबी क्रॉप की अगर हम बात करें तो ये कब आप इसको बोते हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पे इसको बोया जाता है और हार्वेस्ट कर लिया जाता है अप्रैल से जून के टाइम पे। समर्स के टाइम पे आपने देखा होगा, अगर आपके घर में बहुत सारा वीट आता है, एक टंकी भर के या आपके यहाँ पे बहुत सारा वीट आता है, फिर उसके बाद आप वीट को फिर बीनने के बाद फिर उसको क्या करते हो, उसको फिर आप उसको चक्की पे पिसवाते हो, फिर उसके बाद उसको यूज करते हो अपने चपाती के लिए। तो जब आपने ये देखा होगा अगर कि आपके समर्स के टाइम पे आपके यहाँ वीट आता है, तो समर्स के यहाँ टाइम पे इसका क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। जनरली ऐसा ही होता है। और आपका अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पे जब विंटर्स आती है उस टाइम पे इसको बोया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो भी आप याद रखिए कि इसको बोया कब जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पे जब विंटर्स स्टार्ट होती है। और हार्वेस्ट कब कर लिया जाता है, समर्स में हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल से जून के टाइम पे, क्योंकि वीट को पकने के लिए थोड़ा सा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और ये कब मिलता है आपको, जो समर है उन्हीं में मिलता है। तो जब पकने का टाइम आता है ना बिल्कुल, तो उस टाइम पर हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारे कैसे हैं, राबी क्रॉप है, ठीक है। वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारे कैसे हैं, आपकी राबी क्रॉप है ना। राबी क्रॉप जो है वो इंडिया में लार्ज पार्ट में आपका ग्रो होता है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर में भी होता है, उत्तराखंड में, ये सभी जो है यहाँ पे वीट और राबी क्रॉप्स, अदर राबी क्रॉप्स है उनका प्रोडक्शन किया जाता है। हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, इन सभी में काफी ज्यादा वीट प्रोडक्शन होता है, वीट प्रोडक्शन भी होता है और राइस प्रोडक्शन भी यहाँ पे होता है। इसका सबसे ये कब से बढ़ा, तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था 1970s के टाइम पे, उस टाइम पे पंजाब, हरियाणा, यूपी वगैरह में यहाँ पे जो वीट है उसका प्रोडक्शन काफी बढ़ा, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन लेके आया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए इंडिया में।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें और ग्रीन रिवॉल्यूशन है भी क्या, वो भी आप मुझे बताइए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या है, जो आपका विंटर वाला मंथ में जो आपका वेदर होता है वो एक सूटेबल वेदर होता है रावी क्रॉप के लिए, इसीलिए विंटर्स में इसको उगाया जाता है। वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से ये जो क्रॉप है वो काफी अच्छे से उगती है, काफी अच्छे से इनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका 1965 में क्या होता है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, सोचा गया कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाए जाए। एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, भुखमरी आ गई थी देश में, ऐसी हालत हो गई थी। आपका पाकिस्तान से वॉर हुआ था, इस तरह से पाकिस्तान से, चाइना से, ये सारे वॉर हुए। ठीक है। तो बांग्लादेश अलग हुआ, तो वो जो टाइम था उस टाइम पे इंडिया में खाने की काफी कमी आ गई थी, 2-4 साल से इतनी अच्छी क्रॉप्स नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या लगा कि यार अब थोड़ा सा ना रिफॉर्म्स लेके आया जाए। तो रिफॉर्म्स लेके आया जाए कि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो तभी तो क्रॉप्स अच्छी होंगी। आपको मैंने बताया मॉडर्न टेक्नोलॉजी अच्छी हो तभी क्रॉप्स अच्छी होंगी। तो ये जो टाइम था उस टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा और जो क्रॉप से रिलेटेड था, और इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला हरियाणा, पंजाब वगैरह में। यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन का काफी ज्यादा फायदा हुआ। और राजस्थान का जो वेस्टर्न राजस्थान वाला रीजन है वहां पे भी काफी फायदा हुआ, क्योंकि कैनल्स वगैरह जो है वो निकाल दिए गए और यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी खासी हुई। तो व्हीट और राइस का प्रोडक्शन काफी ज्यादा हुआ, और ये इंडिया में कौन लेके आया था, डॉक्टर MS स्वामीनाथन लेके आए थे। ठीक है। ओके। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके लिए वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन काफी हेल्प करता है। और सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान के पार्ट्स जो है उनमें काफी ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा हुआ। और यहाँ पे ये जो रावी क्रॉप है उसके प्रोटेक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी आपने देखा होगा फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है। काफी टाइम से फार्मर प्रोटेक्शन चल रहा था, फिर जो फार्म लॉज बने थे उसकी वजह से, अगर आपको पता हो तो, आपने न्यूज देखी हो तो ये फार्मर प्रोटेक्ट कर रहे थे। आपके पंजाब के फार्मर्स ज्यादा थे, क्योंकि सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ रहा था। तो आपने ये चीज उसमें नोटिस की होगी, कई बार वीट के प्रोडक्शन की बात हुई होगी, तो उससे भी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि वीट प्रोडक्शन वगैरह जो है वो पंजाब, हरियाणा, यूपी वगैरह में काफी ज्यादा होता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हम बात करें अगर खारिफ क्रॉप की, तो खारिफ क्रॉप क्या होती है, ये आपकी जैसे ही मानसून आता है ना, जैसे कि फर्स्ट बारिश होती है, 2-3 बारिश हुई, जस्ट जून के टाइम पर बारिश हुई, तो उस टाइम पर इसको बोया जाता है। और हार्वेस्ट कब कर लिया जाता है, जब आपका ये जो विंटर से स्टार्ट होती है तब आपका हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जैसे ही मॉनसून आया उस टाइम पे इसको बोया गया, और सितंबर अक्टूबर के टाइम पे इसको फिर काट लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है। इस तरह की कौन कौन सी क्रॉप है अगर हम इसकी बात करें तो पैडी हो गया, मेज, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इस टाइप की जो क्रॉप है वो आपकी खारिफ क्रॉप होती है। मूंग दाल, मूंग जो आपकी जो जितनी भी दाल वगैरह है, अरहर, तुअर, मूंग, उड़द, ये सभी खारिफ क्रॉप है। और हम काफी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं दाल को, और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, है ना। कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन वगैरह ये सभी खारिफ क्रॉप है। सोयाबीन जो है उसका यूज किस चीज में किया जाता है, तो ऑयल वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा राइस ग्रोइंग रीजन। अच्छा, राइस जो है वो कौन कौन सी जगह पे ग्रो होता है, तो ये जो आप जितना भी ये देख रहे हैं ना, असम में काफी ज्यादा ग्रो होता है, वेस्ट बंगाल में ग्रो होता है, कोस्टल रीजन जो उड़ीसा का ये कोस्टल रीजन है यहाँ पे राइस ग्रो होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कैसी फार्मिंग है उड़ीसा में, राइस सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। ठीक है। इसके अलावा तेलंगाना में आपका होता है काफी, केरला में, महाराष्ट्र में, ये वाला जो कोंकण कोस्ट है ना यहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में हो गया। ठीक है। कोंकण कोस्ट पे मेनली कोस्टल एरिया में होता है, क्योंकि इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और कोस्टल एरिया में जो भी रिवर्स वगैरह आपने देखा होगा इधर गई है, तो जितना भी रिवर का यहाँ पे जो पार्ट होता है उन रिवर वाले एरिया में काफी ज्यादा राइस प्रोडक्शन होता है। ठीक है। जैसे रिवर आप देखो तो रिवर्स इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आपको सारी रिवर्स दिखेंगी, वेस्टर्न इंडिया में भी इस डायरेक्शन में दिखेंगी। तो यहाँ पे आपका कोंकण वाले ये वाला जो है कोस्ट है वहां पे काफी ज्यादा राइस प्रोडक्शन होता है। और यूपी में भी राइस प्रोडक्शन होता है, बिहार में राइस प्रोडक्शन होता है, पंजाब वगैरह में, हरियाणा, यहाँ पे भी राइस ग्रोइंग रीजन है ये। पैडी क्रॉप जो है पंजाब और हरियाणा में काफी होती है। और अगर हम बात करें स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, 3 क्रॉप ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ईयर। ठीक है। 3 क्रॉप पैडी की यहाँ पे असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ग्रो होती है। ठीक है। दीज आर उस, अमन, बोरो, ये आपको याद रखना है। ठीक है। आउस, अमन, बोरो। ठीक है। तो बेसिकली ये 3 क्रॉप ऑफ पैडी यहाँ पे ग्रो होती है।
ओके अब बात करें अगर हम जायद क्रॉप की, ये रबी खरीफ आपको समझ आएगा। जायद क्रॉप जो है ना वो बीच बीच में होती है, जैसे कि रबी और खरीफ है उसके बीच का जो टाइम मिला ना उसमें आप जायद क्रॉप कर लेते हो। जैसे कि आपने अगस्त से जून के टाइम पर आपने वो कट कर ली थी रबी क्रॉप को, और खरीफ क्रॉप को आपने जून की स्टार्टिंग में की, तो जैसे आपने मार्च अप्रैल के टाइम पे उसको कट कर लिया और जून के टाइम पे इसको किया, तो 2-3 मंथ का जो टाइम मिलता है ना उसमें जायद क्रॉप को उगाया जाता है। तो शॉर्ट सीजन क्रॉप होती है समर्स के टाइम पर, जब मैंने बताया कि मार्च अप्रैल से लेके जून के आसपास तक इसको उगाया जाता है। तो ये जो क्रॉप है जल्दी ग्रो हो जाती है, जल्दी से इसको काट लिया जाता है, तो इस तरह की क्रॉप होती है। सम ऑफ द क्रॉप जैसे हम बात करें वाटरमेलन इसमें आता है, तो समर्स के टाइम पे आपने देखा वो वाटरमेलन काफी आता है, ठीक है, तो उसी टाइप की क्रॉप है। मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर आपने देखा होगा समर्स के टाइम पे काफी आता है, और फोडर क्रॉप्स जो होती है वो समर्स के टाइम पर आप ग्रो करते हो, ये जायद क्रॉप है। क्लियर है। शुगर केन जो है वो ग्रो करने में 1 साल नहीं लेता, पूरा 1 ईयर में वो ग्रो हो पाता है, ठीक है। तो शुगर केन आपका 1 ईयर का टाइम लेता है। काफी कुछ हमने इसमें डिस्कस किया, बट अब हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने नहीं किया तो। और दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड फॉर वॉचिंग।